हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम सोशल सिक्योरिटी के सिलेबस को देख रहे थे और सोशल सिक्योरिटी का आज हमारा 7th लेक्चर है। इससे पहले के 6 लेक्चर्स में हम सोशल सिक्योरिटी के बेसिक्स जितनी भी टर्म्स हैं वो देख चुके हैं, विमेन से रिलेटेड स्कीम्स देख चुके हैं और साथ ही हम चिल्ड्रन से रिलेटेड स्कीम्स भी कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम विकलांगजनों से संबंधित योजनाएं कवर करेंगे। इससे पहले के 6 लेक्चर में हमने विकलांगजनों से रिलेटेड स्कीम्स कवर की थी, वो पार्ट 1 था। आज के लेक्चर में हम बची हुई स्कीम्स को कवर करने जा रहे हैं। जितनी भी जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो आधी हमने पिछले 6 लेक्चर में कवर की थी और आधी आज बची हुई कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें इस निम्नलिखित स्कीम्स को कवर करना था। सुगम्य भारत अभियान, इसको भी हमने कल कवर कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, विकलांग व्यक्तियों को सहायता, असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन्स ADIP, विकास, सामर्थ्य, घरौंदा, निर्माया, यहाँ तक हमने सारी स्कीम्स को कवर कर लिया था। आज हम अपनी अगली स्कीम्स को कवर करेंगे। सहयोगी, प्रेरणा, संभव, बढ़ते कदम, दिशा, और उसके बाद फिर ये कुछ योजनाएं हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डेज, और विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। फिर है भारत में विकलांगता, डिसेबिलिटी इन इंडिया। तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली स्कीम से। सहयोगी देखभाल प्रशिक्षण योजना, केयर एसोसिएट ट्रेनिंग स्कीम्स। इस योजना के बारे में ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम है। सहयोगी देखभाल प्रशिक्षण सेल की स्थापना इसका उद्देश्य है। फिर प्रशिक्षण प्रदान करना, विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए पर्याप्त और पोषण देखभाल प्रदान करने के लिए देखभाल सहयोगियों की एक कुशल कार्यबल का निर्माण करना। यानी कि देखभाल सहयोगी जो होते हैं, केयर एसोसिएट जो होते हैं, उनकी एक कार्यबल का निर्माण करना। यह माता पिता को देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, या मतलब जो भी दिव्यांगजन हैं उनके माता पिता को अपने बच्चों की ठीक से देखभाल करने के लिए ट्रेंड करता है। प्राथमिक और उन्नत पाठ्यक्रम के 2 स्तरों के माध्यम से प्रशिक्षण का एक विकल्प प्रदान करता है तथा साथ ही इसमें ट्रेनिंग का अलग से पाठ्यक्रम सिलेबस का एक विकल्प भी प्रदान किया जाता है। अगली स्कीम है प्रेरणा। इस विपणन सहायता से रिलेटेड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा शुरू की गई स्कीम है। इस योजना के बारे में, प्रेरणा एक विपणन सहायता योजना है जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के लिए व्यवहार और व्यापक चैनल बनाना है। यानी कि एक एनवायरनमेंट और एक इकोसिस्टम तैयार करना। दिव्यांगजन जो भी बिजनेस करते हैं तो उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए, और उनकी अगर कोई सर्विसेज का कोई ऐसा फर्म चला रहे हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट और एक मीडियम तैयार करना जिससे उनको आसानी से मार्केटिंग में मदद मिल सके। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए प्रदर्शनियों, एग्जीबिशंस, फेयर्स आदि जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए धन प्रदान करना है। यानी कि अगर जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में प्रगति मैदान में फेयर लगती हैं, ट्रेड एग्जीबिशंस लगती हैं, या अलग अलग शहरों में भी एग्जीबिशंस लगती हैं, व्यापार मेले लगते हैं, तो ऐसी मेलों में अपने भाग लेने के लिए इन दिव्यांगजनों को फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड की जाती है और गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है। योजना उत्पादों के बिक्री कारोबार के आधार पर पंजीकृत संगठन RO को प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। फिर है राष्ट्रीय न्यास, यानी कि नेशनल ट्रस्ट, राष्ट्रीय विकास, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर के कार्यक्रमों जैसे मेलों, प्रदर्शनियों, मेलों आदि के लिए पंजीकृत संगठनों की भागीदारी को वित्त प्रदान करता है और दिव्यांगजनों द्वारा उत्पादों और सेवाओं की भी बिक्री करता है। इन कार्य केंद्रों के कम से कम 51% कर्मचारी राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत दिव्यांगजन होने चाहिए। यानी कि जितने भी ये ऑटोनॉमस बॉडीज़ जो काम करती हैं, या NGOs, या कोई भी नेशनल ट्रस्ट जो काम करते हैं जो दिव्यांगजनों से रिलेटेड हैं, उसके 51% कर्मचारी जो है वो राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत दिव्यांगजन होने चाहिए, तभी वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फिर अगली स्कीम है संभव, सहायता और सहायक उपकरण, एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस। यानी कि जो भी असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं जो दिव्यांगजनों को दी जाती हैं, जैसे कि उनको कोई जो चलने में असमर्थ है उनके लिए जो एक पैर की तरह जो पैर के जैसी स्ट्रक्चर होती है इस चलने के लिए प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह हाथ को मूवमेंट के लिए हाथ के आकृति की एक डिवाइस प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह सुनने के लिए भी डिवाइसेस, अलग अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रोवाइड की जाती हैं। ये उनसे रिलेटेड स्कीम है। देश के प्रत्येक शहर में एक अतिरिक्त संसाधन केंद्र स्थापित करना इस योजना का उद्देश्य है।
उपकरणों के प्रदर्शन और प्रदर्शन के प्रावधान के साथ विकसित किए गए सहायक उपकरणों के सहायता सॉफ्टवेयर और अन्य प्रकार को एकत्रित करना। नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पर सूचना और संचार केंद्र में मौजूद सहायक उपकरणों से संबंधित जानकारी, सूचना और संचार केंद्र में मौजूद उपकरण सहायता सॉफ्टवेयर आदि की जानकारी और आसान पहुंच यानी कि एक्सेस प्रदान करना। संबंधित हितधारकों को उपकरणों का प्रदर्शन करना। फिर है बढ़ते कदम यानी कि जागरूकता, सामुदायिक विचार विमर्श और अभिनव परियोजना, इसका पूरा नाम है अवेयरनेस कम्युनिटी इंटरेक्शन एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। ये भी योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा चलाई गई है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। बढ़ते कदम का उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता, संवेदनशीलता, सामाजिक एकीकरण और विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाना है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत कवर किए गए दिव्यांगजनों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाना और समाज में उनके समावेश, सामाजिक एकीकरण और विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को जीवन के सभी पहलुओं में बढ़ावा देना। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के तहत विकलांगों के लिए निवारक रणनीतियों पर सूचना का प्रसार करना। सामुदायिक हितधारकों को संवेदनशील बनाना। पंजीकृत संगठन और दिव्यांग लोगों के परिवारों के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट योजनाओं का लाभ पहुंचाना और अधिकतम प्रचार प्रसार करना। सुदूर क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बढ़ाना जहां राष्ट्रीय न्यास का प्रतिनिधित्व है। विकलांगता शिष्टाचार आदि के बारे में मिथकों, जो भी मिथ्स हैं और भ्रांतियां हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाना। फिर है दिशा, प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना, अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम। ये स्कीम भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा चलाई गई है। इस योजना का प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल की तत्परता योजना, इसमें जन्म से 10 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे पात्र हैं। चिकित्सा, प्रशिक्षण और परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करने का इसमें प्रावधान है। दिव्यांगजनों को दिन में कम से कम 4 घंटे की डे केयर सुविधाएं प्रदान करने का इसमें प्रावधान है। इसमें बैच का आकार 20 दिव्यांगजन प्रति बैच होने चाहिए और योजना जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में उपलब्ध होगी। तो जितनी भी स्कीम्स हैं, हम उनके सिर्फ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को ही देख रहे हैं। फिर है अगला, विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने निम्नलिखित 6 छात्रवृत्ति योजनाओं को एक छत्र यानी कि एक अम्ब्रेला छात्रवृत्ति योजना में विलय कर दिया है। यानी कि ये जो 6 छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, इनको मर्ज करके एक अम्ब्रेला स्कीम बना दी गई है। एक अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत इन सभी को रख दिया गया है, जिसका शीर्षक है विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इन सारी 6 योजनाओं को अब एक साथ स्कॉलरशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के नाम से जाना जाता है, जो 15 अप्रैल 2018 से प्रभावी है। इसमें कौन कौन सी स्कीम्स थी? ये जो 6 स्कीम्स इसके अंतर्गत लाई गई हैं, इनमें विकलांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। दूसरी है विकलांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक का मतलब मैट्रिक से पहले, पोस्ट मैट्रिक का मतलब मैट्रिक के बाद, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। विकलांग छात्रों के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा यानी कि टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। हायर एजुकेशन यानी कि +2 के बाद। विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। फिर है 5वीं इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। विकलांग छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग, फ्री कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। अब इन सारी 6 स्कीम्स को हम एक एक करके ब्रीफ में देख लेते हैं। विकलांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विकलांगता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया था। योजना का उद्देश्य प्री मैट्रिक स्तर पर अध्ययन के लिए विकलांग छात्रों के माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रतिवर्ष पैतृक आय सीमा 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। अधिकतम 2.5 लाख रुपए जिनकी आय सीमा होगी जिस परिवार की, उन्हीं के बच्चे इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत पात्र होंगे। वित्तीय सहायता में छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान, एस्कॉर्ट होता है अनुरक्षक भत्ता, रीडर भत्ता यानी कि पुस्तक भत्ता आदि शामिल है। प्रति माह 500 रुपये की छात्रवृत्ति राशि अनावासी छात्रों के लिए और हॉस्टलर्स यानी कि जो आवासी छात्र हैं उनके लिए 800 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पुस्तक अनुदान और विकलांगता भत्ता 2000 रुपये से 4000 रुपये प्रति वर्ष भी प्रदान किया जाता है। फिर है प्री मैट्रिक स्तर के लिए हर साल दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या 25,000 है। यानी कि हर साल इस तरह की 25,000 छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
लाभार्थियों का चयन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की सिफारिश के बाद योग्यता के आधार पर होता है। फिर है दूसरा, विकलांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विकलांगता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया है। योजना का उद्देश्य पोस्ट मैट्रिक स्तर पर यानी कि मैट्रिक के बाद के स्तर पर अध्ययन के लिए विकलांग छात्रों के माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रतिवर्ष पैतृक आय सीमा 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए, यानी कि इसमें भी जो आय सीमा है, मैक्सिमम इनकम कितनी रखी गई है, मैक्सिमम इनकम की सीमा जो रखी, सीलिंग जो है वो 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले, वार्षिक आय वाले माता पिता के बच्चे ही इस योजना के पात्र होंगे। माता पिता के ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं वही इस योजना के पात्र होंगे। वित्तीय सहायता में छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान, एस्कॉर्ट, रीडर भत्ता आदि शामिल है। पाठ्यक्रम के प्रकार के आधार पर अनावासी छात्रों के लिए 900 रुपये से 1600 रुपये प्रति माह, और छात्रावास में रहते हैं उनके लिए 550 से 750 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाती है। अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष की ट्यूशन फीस सीमा और पुस्तक अनुदान और विकलांगता भत्ता 200 रुपये से 4000 रुपये प्रति वर्ष भी प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या पोस्ट मैट्रिक स्तर के लिए 17,000 है, यानी कि मैट्रिक के बाद प्रतिवर्ष 17,000 बच्चों को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और पिछली वाली प्री मैट्रिक कितनी थी, वो 25,000 बच्चों को प्रदान की जाती थी। लाभार्थियों का चयन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की सिफारिश के बाद योग्यता के आधार पर किया जाता है। अगली है ट्रस्ट फंड से छात्रवृत्ति योजना, नहीं सॉरी ये इसी में है। इस योजना का उद्देश्य अलग अलग राज्यों अलग अलग योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री और या स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें। हर साल इसमें 2500 छात्रवृत्ति का प्रावधान है। ताज़ा छात्रवृत्ति 31/12/2017 से बंद कर दी गई है। केवल नवीनीकरण की ही अनुमति है, यानी कि इसमें अब नई छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है। जो पुरानी है, लोग रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं के ही रिन्यूअल किए जाते हैं, केवल उन्हीं के ही रिन्यूअल किए जाते हैं। इसमें रखरखाव भत्ता, पुस्तक स्टेशनरी भत्ता, सहायक उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान छात्र के खाते में जमा किए जाते हैं। फीस जमा करने के सबूत के उत्पादन पर छात्र को गैर वापसी योग्य शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है, या छात्र को सूचना के तहत सीधे संस्थान को भुगतान किया जाता है। अब है तीसरी है विकलांग छात्रों के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा, टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। ये हायर एजुकेशन के लिए है, यानी कि प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें अध्ययन करने वाले विकलांग छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा की छात्रवृत्ति। इस योजना में दिव्यांग छात्रों के 241 चिन्हित संस्थानों में स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा के स्तर पर पढ़ाई करने के लिए कवर किया गया है, यानी कि जो नोटिफाइड 241 पूरे देश में 241 नोटिफाइड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं में ही पढ़ने के लिए इनको प्रेरित किया जाता है। दिव्यांगजनों को हर साल 300 स्कॉलरशिप का प्रावधान है। इसमें प्रत्येक वर्ष 300 स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 300 दिव्यांग व्यक्तियों को चुना जाता है या स्टूडेंट्स को चुना जाता है। प्रतिवर्ष माता पिता की आय सीमा 6 लाख रुपए होनी चाहिए, यानी कि पहले वाले जो हमने देखी थी दोनों स्कीम्स, उसमें आय सीमा कितनी थी, मैक्सिमम इनकम जो सीलिंग्स थी वो उसमें 2.5 लाख रुपए थी, और इसमें मैक्सिमम इनकम की सीमा जो है वो 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। उन्हीं के बच्चे, दिव्यांग बच्चे इस स्कीम के पात्र होंगे। वित्तीय सहायता में रखरखाव भत्ता, पुस्तक अनुदान, प्रदूषण शुल्क आदि शामिल है। अनावासी छात्रों के लिए 1500 रुपये और छात्रावास वाले छात्रों के लिए 3000 रुपये की मासिक रखरखाव भत्ता भी प्रदान किया जाता है। अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की ट्यूशन फीस इसमें माफ़ की जाती है, और 5000 रुपये प्रति वर्ष की पुस्तक अनुदान और 2000 रुपये प्रति माह विकलांगता भत्ता भी प्रदान किया जाता है। 2000 रुपये प्रति माह का विकलांगता भत्ता, 5000 रुपये प्रति वर्ष का पुस्तक अनुदान और 2 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की ट्यूशन फीस इसमें माफ़ की जाती है। फिर है विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति की योजना मास्टर डिग्री और PhD के स्तर पर विदेश में पढ़ाई करने के लिए विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रतिवर्ष माता पिता की आय सीमा 6 लाख रुपये होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में अनुरक्षण भत्ता, आकस्मिक भत्ता, ट्यूशन शुल्क, हवाई यात्रा की लागत आदि शामिल है। उक्त योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। उपरोक्त के अलावा हर साल विकलांग छात्रों के लिए एक मार्ग अनुदान प्रदान किया जाता है। केवल वे छात्र जो विकलांग हैं, जो परास्नातक, स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए विदेश में एक योग्यता छात्रवृत्ति की प्राप्ति में
एक विदेशी सरकार या संगठन से या किसी अन्य योजना के तहत जहां उत्तीर्ण होने की लागत प्रदान नहीं की जाती है वही पात्र होंगे। यानी कि ऐसे संस्थान के बच्चे जहां पर उत्तीर्ण होने के बाद किसी तरह की स्कॉलरशिप प्रदान नहीं की जाती है उन्हीं को ही प्रदान की जाएगी ये स्कॉलरशिप। जहां पर जिन इंस्टीट्यूशन से पास हुए बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रदान की जा रही है विदेशों में जाने के लिए, ऐसे बच्चों को ये या ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ये स्कीम इस स्कीम के तहत पात्र नहीं माना जाएगा। हवाई यात्रा में एयर इंडिया के माध्यम से इकोनॉमी क्लास द्वारा विदेशों में होम स्टेशन से लेकर संस्थान तक का किराया, हवाई किराया शामिल है। एयर इंडिया को बेच के और एयर इंडिया को ही इसमें शामिल कर दिया। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। विकलांग छात्रों के लिए फेलोशिप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय में एमफिल पीएचडी पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए फेलोशिप योजना है। दी जाने वाली फेलोशिप की संख्या 200 प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष 200 विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। यह योजना 2012-13 से प्रभावी है। इसमें पैतृक आय की कोई सीमा नहीं है, यानी कि इसमें जो माता पिता हैं या अभिभावक हैं उनकी आय सीमा की मैक्सिमम इनकम लिमिट कोई डिफाइन नहीं की गई है। कितनी भी आय सीमा हो उनकी, कितनी भी आय हो वार्षिक, उससे कोई लेना देना नहीं है, सभी इसमें पात्र होंगे। फेलोशिप प्रतिभा 31,000 रुपये जेआरएफ के लिए और 35,000 रुपये एसआरएफ के लिए। सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 35,000 रुपये और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जेआरएफ के लिए 31,000 रुपये दी जाती है। इसके अलावा अनुरक्षक भत्ता, पाठ्य पुस्तक भत्ता और आवास भत्ता जहां भी लागू हो इसके प्रावधान इसमें किए गए हैं। फिर है फेलोशिप की अवधि। एमफिल के लिए 2 साल और पीएचडी के लिए 5 साल फेलोशिप की अवधि रखी गई है। उम्मीदवारों का चयन यूजीसी द्वारा किया जाता है। फेलोशिप राशि का वितरण केनरा बैंक के माध्यम से विकलांगता मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए नामित किया गया है। फेलोशिप की राशि चयनित उम्मीदवारों के बैंक खातों में सीधे केनरा बैंक द्वारा प्रेषित की जाती है। सीधे केनरा बैंक द्वारा ट्रांसफर, केनरा बैंक जो है सीधा बैंक में इनकी राशि को ट्रांसफर मंथली बेसिस पर करता है। फिर है विकलांग छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग, फ्री कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। विकलांग छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की योजना, ये योजना प्रवेश परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विकलांग छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रीमियर कोचिंग संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। तो इसमें सिर्फ इतनी ही फैक्ट्स थे। तो अब अगले स्कीम्स देखते हैं, कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। जैसे महत्वपूर्ण दिन जिसमें विश्व ब्रेल दिवस है, हमें पढ़ना है। वर्ल्ड ब्रेल डे, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। इसमें पहला आप देखेंगे विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 2019 से 4 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो अंधे और आंशिक रूप से देखने वाले, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते या आंशिक रूप से पार्शियली जिनकी आंखें डैमेज हैं, ऐसे लोगों के मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में की गई थी। इस तिथि में लुई ब्रेल की जयंती भी मनाई जाती है, जिन्होंने 15 वर्ष की आयु में उन लोगों द्वारा पढ़ने और लिखने के लिए स्पर्श प्रणाली का आविष्कार किया जो नेत्रहीन हैं। दूसरा है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। हर साल 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 47/3 द्वारा 1992 में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के वार्षिक अवलोकन की घोषणा की गई थी। इस दिवस के पालन का उद्देश्य विकलांगता के मुद्दों की समझ को बढ़ावा देना है और विकलांग व्यक्तियों के सम्मान, अधिकारों और भलाई के लिए समर्थन जुटाना है। यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में विकलांग व्यक्तियों के एकीकरण से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। 2020 के लिए इसकी थीम थी वापस बेहतर निर्माण, बिल्डिंग बैक बेटर। विश्व कोविड-19 के बाद विकलांगता समावेशी, सुलभ और टिकाऊ की ओर, यानी कि इसकी थीम क्या थी? थीम फॉर 2020 बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। इस वर्ष के विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए विषय बिल्डिंग बैक बेटर था। तो इसमें यही बताया गया है, यह कोविड-19 को विकलांगता समावेशी प्रतिक्रियाओं के महत्व पर जोर देगा और बेहतर वापस निर्माण में प्रगति पर जोर देता है। फिर है वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस हर साल मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। मई के तीसरे गुरुवार को, थर्ड थर्सडे। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस का उद्देश्य डिजिटल, वेब सॉफ्टवेयर, मोबाइल इत्यादि एक्सेस समावेशी
और विभिन्न विकलांग लोगों के बारे में बात करना, सोचना और सीखना है। इसका डिजिटल पहुंच, नागरिक अधिकारों और व्यापक दृष्टिकोण दोनों से विकलांग लोगों को आज के डिजिटल उत्पादों द्वारा रेखांकित किया गया है। 1 बिलियन लोग दुनिया भर में विकलांग हैं। हर उपयोगकर्ता वेब पर पहले दर्जे का डिजिटल अनुभव पाने का हकदार है। विकलांगता वाले किसी व्यक्ति को वेब आधारित सेवाओं, सामग्री और अन्य डिजिटल उत्पादों का अनुभव करने में सक्षम होना चाहिए, जो गैर विकलांग लोगों के समान सफल परिणाम है। 21 मई 2020 8वें वैश्विक अभिगम्यता जागरूकता दिवस यानी कि सुगमता जागरूकता दिवस को चिन्हित करता है, यानी कि 21 मई 2020 को 8वां जागरूकता दिवस मनाया गया है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे मनाया गया है। और अब की बार कौन सा होगा? 21 मई को। अब की बार 21 मई को, मतलब अब की बार मई के तीसरा जो गुरुवार होगा, थर्ड थर्सडे ऑफ मई, उसमें कौन सा होगा? ये 9th एडिशन होगा। फिर है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। आत्म केंद्रित ऑटिज्म को कहते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को अपने प्रस्ताव के माध्यम से सर्वसम्मति से 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया, ताकि ऑटिज्म लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सके, ताकि वे समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकें। ऑटिज्म एक आजीवन न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो बचपन के दौरान लिंग, नस्ल या सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रकट होती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम शब्द का अर्थ कई प्रकार की विशेषताओं से है। इससे न्यूरोलॉजिकल भिन्नता का उपयुक्त समर्थन, आवास और स्वीकृति स्पेक्ट्रम पर रहने वाले को समान अवसर और समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी का आनंद लेने की अनुमति देता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। 19 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में घोषित किया। सांकेतिक भाषा, विश्व बधिर संघ के अनुसार दुनिया भर में लगभग 72 मिलियन लोग बहरे लोग हैं। उनमें से यानी कि सुनने में असमर्थ हैं, उनमें से 80% से अधिक विकासशील देशों में रहते हैं। सामूहिक रूप से वे 300 से अधिक विभिन्न सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा की तरह से प्राकृतिक भाषा है। बोली जाने वाली भाषाओं से संरचनात्मक रूप से यह अलग है। एक अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा भी है जिसका उपयोग बहरे लोगों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में किया जाता है और अनौपचारिक रूप से यात्रा और समाजीकरण करते समय किया जाता है। इसे सांकेतिक भाषा का एक प्रकार माना जाता है जो प्राकृतिक सांकेतिक भाषाओं की तरह जटिल नहीं है और इसमें एक सीमित शब्द हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन सांकेतिक भाषाओं के उपयोग को मान्यता और बढ़ावा देता है। ये स्पष्ट करता है कि सांकेतिक भाषाएं बोली जाने वाली मान्यताओं, ये स्पष्ट संकेत देता है ये सांकेतिक भाषाएं बोली जाने वाली भाषाओं की स्थिति के बराबर हैं और राज्यों को संकेत भाषा की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने और बाधिर समुदाय की भाषाई पहचान को बढ़ावा देने के लिए बाध्य करती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहरे लोगों के मानवाधिकार की पूर्ण प्राप्ति में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सांकेतिक भाषाओं का विषय है। सांकेतिक भाषाएं सभी के लिए हैं। द थीम फॉर 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, ये इसकी थीम है। 2020 के लिए ये थीम है, साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। अब इसमें हम जो भी डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके आंकड़े देखेंगे कि कितने प्रतिशत आंकड़े हैं अनुसूचित जाति में, जनजाति में, टोटल ओवरऑल कितने हैं, महिलाओं में क्या आंकड़े हैं, पुरुषों में क्या आंकड़े हैं, कितनी परसेंटेज के हिसाब से वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, पुरुषों में कितनी वृद्धि है, महिलाओं में कितनी वृद्धि है, बच्चों में क्या अनुपात है। ये सारे ही आंकड़े स्टैटिस्टिक्स हम इसमें एक बार देख लेते हैं। भारत में अलग अलग जनसंख्या वाले आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अलग अलग जनसंख्या 26.8 मिलियन है। ये अलग अलग नहीं, आई एम सॉरी, ये विकलांग व्यक्ति होगा। विकलांग व्यक्तियों के आंकड़े, इसमें विकलांग जनसंख्या 26.8 मिलियन है। प्रतिशत के संदर्भ में ये 2.21% है। भारत में विकलांग जनसंख्या में मामूली वृद्धि हुई है जो 2001 में 21.9 मिलियन से बढ़कर 10 वर्षों में 26.8 मिलियन हो गई है। देश में 11.8 मिलियन महिलाओं की तुलना में 14.9 मिलियन पुरुष विकलांग हैं।
विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 18 मिलियन से अधिक है और शहरी क्षेत्रों में कुल 8.1 मिलियन विकलांग लोग हैं। यानी कि शहरी क्षेत्रों में विकलांग लोगों की संख्या कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। यानी कि 18 मिलियन से अधिक लोग सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही विकलांग हैं और बाकी 8 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में विकलांग श्रेणी में आते हैं और 26.8 मिलियन लोग टोटल ओवरऑल विकलांग पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो प्रतिशत के संदर्भ में कितनी है 2.21%, यानी कि लगभग 2.2% जनसंख्या विकलांग है भारत की। विकलांग पुरुषों का प्रतिशत 2.101% तथा महिलाओं में 2.41% है। सामाजिक समूहों के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल विकलांग आबादी का 2.45% अनुसूचित जाति, 2.05 अनुसूचित जनजाति और 2.18% अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा अन्य हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो विकलांगों की है वो एससीज में है, शेड्यूल कास्ट में है और उसके बाद अन्य एससी एसटी के अलावा जितनी भी अन्य कास्ट हैं ओबीसी सामान्य जितनी भी हो उसमें बाकी 2.18% आती हैं। और उस थर्ड नंबर पर कौन आता है, अनुसूचित जनजाति, यानी कि सबसे कम एसटी में है। एसटी में विकलांग लोगों का प्रतिशत सबसे कम है। इन दो सामाजिक समूहों में भी विकलांग पुरुषों का अनुपात महिलाओं की तुलना में अधिक है, यानी कि विकलांग पुरुष जो हैं अनुपात में ज़्यादा हैं। राज्यवार आंकड़ों से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में 2.51% से अधिक विकलांग हैं। यानी कि इनकी टोटल इन सारे राज्यों की अलग अलग टोटल जो आबादी है उसके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में अनुपात में 2.51% से अधिक उनकी जनसंख्या विकलांग है। और जबकि तमिलनाडु, असम, मेघालय और नागालैंड में ये प्रतिशत 1.75 से भी कम है। यानी कि इन सभी राज्यों की अपनी स्टेट की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की तुलना में विकलांग पॉपुलेशन 1.75 से भी कम है। फिर शैक्षिक संस्थानों में उनकी उपस्थिति की स्थिति और विकलांगों के प्रकारों द्वारा आयु समूह 5 से 19 में विकलांग जनसंख्या पर जनगणना 2011 के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 5 से 19 आयु वर्ग में लगभग 65.7 लाख विकलांग हैं, जिनमें से 40.2 लाख 61 यानी कि 62% शैक्षिक संस्थानों में भाग ले रहे हैं। 8 लाख यानी कि 12% ने पहले शिक्षण संस्थानों में भाग लिया है और 17.5 लाख यानी कि 26.7% लोगों ने कभी भी किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग नहीं लिया। इसके अलावा शैक्षिक संस्थानों में भाग लेने वाले 40.2 लाख विकलांगों में से 22.8 लाख यानी कि 56.7% पुरुष हैं और 17.4 लाख यानी कि 43.3% महिलाएं हैं। जैसे 2001 से 2011 के दशक के दौरान 5 से 19 आयु वर्ग में विकलांग व्यक्तियों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में भाग लेने की स्थिति में लगभग 11% अंकों का सुधार हुआ है। यानी कि पिछले 10 साल में, सेंसस के 10 साल में 11% अंकों का 11% अंकों का सुधार हुआ है इनकी शिक्षा के क्षेत्र में। फिर है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग। दिव्यांगजन विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और गतिविधियों के लिए सार्थक जोर देने के लिए 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अलग एक विकलांगता विभाग की स्थापना की गई थी। 8 दिसंबर 2014 को विभाग का नाम बदलकर विकलांग व्यक्तियों के विभाग यानी कि दिव्यांगजन कर दिया गया है। आपको याद होगा मोदी सरकार में यानी कि एनडीए गवर्नमेंट में, पहली गवर्नमेंट में इसको दिव्यांगजन इस डिपार्टमेंट को नाम दे दिया गया था। विकलांगता से संबंधित मामलों में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें, गैर सरकारी संगठन आदि से संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच निकट समन्वय को प्रभावित करने सहित विकलांगता और व्यक्तियों से संबंधित मामलों के लिए विभाग एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। विभाग के पास एक समावेशी समाज बनाने का दृष्टिकोण है जिसमें विकलांग व्यक्तियों के विकास और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। विभाग विकलांग व्यक्तियों के विकलांगता और कल्याण और सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विधानों से संबंधित है, जिसमें पहला है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकार का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक प्रतिशोध और एकाधिक विकलांगता अधिनियम 1999 के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास यानी कि नेशनल ट्रस्ट। फिर है भारत में विकलांगता। भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांग व्यक्ति का अर्थ है दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी होने वाला व्यक्ति जो बाधाओं के साथ बातचीत करता है, यानी कि बातचीत करने में जो बाधा जिससे उत्पन्न हो, समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को दूसरों के साथ समान रूप से इसमें बाधा महसूस करने वाला व्यक्ति।
विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांगता का अर्थ है अंधापन या कम दृष्टि या कुष्ठ रोग से पीड़ित या श्रवण बाधित जो सुनने में असमर्थ हो, या लोकोमोटर विकलांगता जैसे हड्डियों की विकलांगता, जोड़ों की मांसपेशियों की अंगों की गति या मस्तिष्क पक्षाघात के किसी भी रूप में पर्याप्त प्रतिबंध यानी कि सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक पक्षाघात सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के दिमाग अधूरा विकास होना। फिर है मानसिक बीमारी मेंटल इलनेस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। और उससे पहले हमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि क्या ये हमारा जो जितना भी कोर्स हमने स्टार्ट किया है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस से रिलेटेड हो या अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, तो उनका पूछना ये था कि क्या ये मोर देन सफिशिएंट है। तो मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले तो आप सिलेबस जाकर चेक कीजिए यूपीएससी की वेबसाइट पर, जो इसके नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया था, सबसे पहले हमें उसको रेफर करना चाहिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि अकाउंट्स में बहुत से यूट्यूब चैनल्स न्यूमेरिकल करा रहे हैं, तो आप अगर प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम 1 या 2 ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत ही कम मुझे लगा, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं कराए हैं। तो अगर फिर भी टाइम बचता है तो हम नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करेंगे, वरना अगर आप 1-2 न्यूमेरिकल के लिए अपना पूरा टाइम यहीं पर ही फोकस करने पर लगे रहेंगे तो आप स्टैटिक पार्ट को पीछे छोड़ देंगे, यानी कि स्टैटिक पार्ट आपका छूट सकता है। तो इसलिए मेरा आपसे ओपिनियन यही है कि आप स्टैटिक पोर्शन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अकाउंट्स के न्यूमेरिकल से मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और है, अगर हमें किसी भी वैकेंसी का थोड़ा अगर सिस्टमेटिक वे में हम तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले सिलेबस देखना होता है, उसके बाद उसके प्रीवियस पेपर देखना होते हैं, और जिस पोस्ट के लिए वो एग्ज़ाम किया जा रहा है उस पोस्ट की वर्क कल्चर देखना होता है। तो आप वहाँ पर एक प्योर अकाउंटेंट की तरह नहीं बैठेंगे जाकर। अगर ईओ की जो पोस्ट है एनफोर्समेंट ऑफिसर, भले ही उसको अकाउंट्स ऑफिसर का भी नाम दिया जाता है, लेकिन इनका कोर काम अकाउंटिंग का नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि अगर इनको कोर अकाउंटिंग का ही काम होता तो इसके पीछे 2 रीज़न हैं। एक, यूपीएससी आपसे बैचलर डिग्री की डिमांड नहीं करती, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम आपसे नोटिफिकेशन में ये डिमांड नहीं की जाती। और दूसरी बात, अगर ऐसा होता तो उनको आपसे इस तरह का यूपीएससी को एग्जाम लेने की क्या ज़रूरत थी। ये एसएससी सीजीएल के थ्रू भी एग्जाम लेकर ऑडिट ऑफिसर के रूप में आपकी भर्ती कर सकती थी, और करी भी जाती है। ऑडिट ऑफिसर के रूप में यूपीएससी द्वारा ईपीएफओ के अंदर ऑडिट ऑफिसर की भर्ती की जाती है, जैसे कैग में भर्ती की जाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के डिपार्टमेंट में ऑडिटर की पोस्ट निकलती है, स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट निकलती है। इसी तरह इसमें भी ईपीएफओ के डिपार्टमेंट में भी आपको इस पोस्ट पर एसएससी सीजीएल के थ्रू ही बैठा दिया जाता। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी का एग्जाम लेने का पर्सपेक्टिव ही यही है कि आपसे एक बेसिक जानकारी हो। इसलिए अगर आप प्रीवियस पेपर्स को देखेंगे तो प्रीवियस पेपर में आपको गैप, जो इसका एक टॉपिक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको इसी लगभग अकाउंट्स के सिलेबस का 70% पोर्शन केवल इसी टॉपिक से ही आपको देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चंस यहीं से ही पुटअप किए जाते हैं कि कैश बुक कैसे मेंटेन की जाती है, कैश बुक का निम्नलिखित में से कौन सा रूप है, किस में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को निम्न में से किस में रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली, जैसे सिंपल 8th या 10th क्लास के बेसिस पर जो 4th ग्रेड के एग्जाम होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस गैप के पार्ट से, यानी कि अकाउंट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे कि 4th क्लास किसी पोस्ट के एग्जाम कोई बॉडी कंडक्ट कराती है, जैसे ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अब जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकाउंट से, उसी तरह के ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। हाँ, स्कीम्स जो आपकी होती हैं या लेबर लॉस, इनसे क्वेश्चन कंपैरेटिवली इनके क्वेश्चन टफ होते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जाते हैं। हालांकि 1-2 क्वेश्चन गैप के भी, अकाउंटिंग के भी स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ तक कि 11th क्लास की ही एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पूछा गया है। 11th क्लास की एनसीईआरटी से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे। आप पिछले 2 पेपर्स को देख सकते हैं, यानी कि ये ईपीएफओ की जो पोस्ट है वो ईओ की पोस्ट है। इससे पहले 2014 में जो पोस्ट यूपीएससी द्वारा एग्जाम किया जाता था वो एपीएफसी के लिए किया जाता था, यानी कि जो ईओ का अगला प्रमोशन होता है वो एपीएफसी के लिए होता है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये हमने पहले भी चर्चा की थी अपने शुरुआती लेक्चर्स में। तो अब इसका एक अगले प्रमोशन बाद आपको एपीएफसी की पोस्ट मिलेगी, लेकिन तब भी ईओ जो अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे वो बिल्कुल बेसिक 11th क्लास के ही पूछे जाते थे, क्योंकि उन्हें आपको अकाउंटेंट नहीं बनाना है, उन्हें आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चेक करनी है कि आप अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी जानते हैं या नहीं, बस।
उनको आपसे न्यूमेरिकल कराने का कोई मकसद नहीं है। आपको वहाँ बैलेंस शीट जाके चेक नहीं करनी है। बैलेंस शीट के लिए वहाँ ऑडिट ऑफिसर पहले ही होंगे, आपको सिर्फ उनका सुपरविजन करना है। तो इसलिए थोड़ा नेचर आप वर्क एनवायरनमेंट समझिए, कल्चर समझिए पोस्ट का, और नेचर समझिए एग्जाम का, उसके बाद ही आप थोड़ा डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।